कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन ये एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आप कौमी बीमारी का खिताब दे दें तो ये कम ना होगा। हर घर के अंदर इसका मरीज मौजूद है। हर किसी को अपनी जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से में इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। ये बीमारी बहुत ही आम भी हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से आपको सीरियसली हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि कब्ज आखिर होती क्यों है और आप किस तरह से कुदरती तरीके से इससे 100% छुटकारा पा सकते हैं। लोग गलती ये करते हैं कि जब भी उन्हें कब्ज का इशू होता है तो वो टोटकों के चक्कर में रहते हैं कि फलां टोटका कर लिया, वक्ती तौर पर रिलीफ हो गया, कुछ देर बाद फिर उधर फंसे रहते हैं। मैं कुछ लोगों को ऐसे को जानता हूं कि जिनको रोजाना स्टूल पास करने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए बाकायदा तौर पे दवाइयों का साथ लेना ही पड़ता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, अगर आप उसे फॉलो करेंगे ये गारंटीड आपका मसला इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर बेहतरी की तरफ आ जाएगा। सबसे पहले ये समझें कि जो भी हमारे जिस्म के अंदर खुराक जाती है उसका डेली बेस पे निकलना टॉक्सिन की सूरत में आपके लिए इंतहाई जरूरी है। कब्ज होती कब है? एक तो लोगों को ये भी नहीं पता कि कब्ज क्या है और कब्ज क्या नहीं है। सबसे पहले ये समझें कि कब्ज है क्या। अगर आपको हफ्ते में कम से कम 3 दफा या इससे भी कम हाजत पूरी करने के लिए बाथरूम जाना पड़ता है तो इसका मतलब है कि आपको कब्ज है। वैसे तो जिस्म के अंदर जो आप खुराक खा रहे हैं वो टॉक्सिन की सूरत में जब बाहर निकलती है तो डेली बेस पे अगर इसका इखराज होता रहे तो आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर आपको डेली बेस पे इखराज ना हो और हफ्ते में कम से कम 3 दिन या इससे कम आपको जरूरत पेश है तो इसका मतलब है कि कब्ज है। और लगातार अगर ये मसला रहेगा तो आपके लिए सीरियस हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। हमारा जो कुव्वत मुदाफियत है, इम्यून सिस्टम है, उसका 85% हिस्सा हमारा निजाम इंहजाम, हमारी डाइजेशन है। अगर आपको कब्ज है इसका मतलब है कि आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है। इसकी वजह से आपका मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 2 मरीज हैं, दोनों शुगर के मरीज हैं, दोनों को सेम शुगर है, एक को कब्ज का मसला है, एक को कब्ज का मसला नहीं है, तो जिसको कब्ज का मसला है चांसेस ये है कि उसके अंदर शुगर कंट्रोल ना होने के रिस्क ज्यादा होंगे। ब्लड प्रेशर का मरीज ले लें, चांसेस ये है कि जिस बंदे को ब्लड प्रेशर के साथ साथ कब्ज का भी मसला है उसके बीपी कंट्रोल नहीं होगा, उसके रिस्क फैक्टर बढ़ जाएंगे कंट्रोल ना होने की वजह से। इस तरह हर बीमारी को कब्ज एग्रीवेट कर देती है। जिन लोगों को दर्द का मसला है उनको अगर साथ कब्ज भी है तो उनकी दर्दें बढ़ जाएंगी, उनकी सेंसिटिविटी टू पेन बढ़ जाएगी। इसलिए कब्ज से छुटकारा पाना अशद जरूरी है। हम गलती सिर्फ और सिर्फ टोटकों के पीछे रहने से करते हैं। टोटके इसका इलाज नहीं है। सबसे पहले आपको सेहत आपकी है, जिस्म आपका है, आपको समझना होगा कि होता क्यों है, फिर आप इसे ठीक कर सकेंगे। हमारा जो निजाम है, जो चीज भी हम खाते हैं मुंह के रस्ते वो मैदे में जाती है और मैदे के अंदर अल्लाह पाक ने एक काफी ताकतवर तेजाब रखा हुआ है, HCl रखा हुआ है। इस तेजाब का एक तो काम ये है कि उस खुराक को हजम करने में मदद देता है। दूसरे नंबर पे खुराक के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह चले गए हैं, जो खुराक के अंदर पेस्टिसाइड वगैरह चले गए हैं, उन बैक्टीरियाज को मैदे के लेवल पे ही मार देता है, किल कर देता है। उसके बाद ये खुराक आगे अपने रास्ते में चले जाती है। मैदे से खुराक छोटी आंत में जाती है, उधर से मुख्तलिफ इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, खुराक जो हमने खाई है वो जिस्म का हिस्सा इस छोटी आंत में बनना स्टार्ट हो जाती है और छोटी आंत से ये खुराक चलते चलते हमारी बड़ी आंत में और पखाने वाली जगह पे आ जाती है। जैसे ही पखाने वाली जगह के पास, बड़ी आंत के पास से खुराक पहुंचती है तो इसमें से नमकियात और पानी जज़ब हो जाते हैं और हमारे दिमाग को एक सिग्नल पहुंचता है कि जी अब स्टूल पास करने की हाजत हो रही है। हम बाथरूम जाते हैं, हमारे मसल रिलैक्स होते हैं और हम स्टूल पास कर देते हैं। ये एक कुदरती मैकेनिज्म है। अब मैदे में जो खुराक है वो हाईली एसिडिक होती है तेजाब की वजह से। मैदे से खुराक का पखाने के रास्ते तक जाना एक खास स्पीड डिटरमिन करती है, एक खास स्पीड से ये चलता है। अगर तो ये स्पीड स्लो हो जाएगी, इसकी वजह से भी आपको कब्ज होने के चांसेस हो जाते हैं। ये जो स्पीड का तेज रहना, स्पीड का मैदे से खुराक का पखाने के रास्ते तक पहुंचना, जो स्पीड स्लो होती है, ये स्पीड स्लो होती है तब अगर तो आपके मैदे का तेजाब कमजोर है, जो कि ज्यादा लोगों में ये कंडीशन देखी जाती है। मैदे का तेजाब कमजोर होता है जिसकी वजह से ये खुराक एक स्लो स्पीड के साथ नीचे की तरफ जाती है। अब जब आपका मैदे का तेजाब कमजोर है, खुराक की स्पीड स्लो है आंतों के अंदर, तो होगा ये कि खुराक में से नमकियात और पानी ज्यादा जज़ब हो जाएंगे और खुराक आपकी हार्ड हो जाएगी, स्टूल आपका हार्ड हो जाएगा। दूसरे नंबर पे मैदे के तेजाब को ताकतवर होना अशद जरूरी है बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए। लेकिन जब हमारे मैदे का तेजाब कमजोर होता है, खुराक के अंदर मौजूद बैक्टीरिया सही तरीके से मर नहीं पाते हमारे मैदे के लेवल। अब ये वाली खुराक जब मैदे से नीचे जाती है तो जो अंदर बैक्टीरिया जिंदा रह गए हैं वो अपनी नस्ल बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और उनको ये नस्ल बढ़ाने के लिए अपने आसपास का माहौल वो अल्कलाइन कर देते हैं। मतलब तेजाबियत कम से कम करते करते वो आसपास की तेजाबियत इलाके की खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से खुराक मजीद स्लो पास करती है। तो जिन लोगों को कब्ज का मसला है, सबसे पहले तो उन्होंने अपने मैदे की तेजाबियत को बेहतर बनाना। अब उसकी तेजाबियत को बेहतर बनाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप खाना खा लें
स्पोर्ट के तौर पे आपने आधा लीमू एक गिलास पानी के अंदर स्क्वीज करके उसे पी लेना है। अब अगर आपको गला वगैरह खराब रहता है, इस तरह की कंडीशन है, तो आपने कोशिश करना है कि थोड़ा सा ताजा पानी ना हो, नीम गर्म पानी होगा। नीम गर्म पानी होगा तो उससे आपको मसला नहीं होगा। तो आपने आधा लीमू जब जब आप खाना खाएं, लीमू को पानी में स्क्वीज करके इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे आपने कोशिश करनी है कि खाने के साथ अचार वगैरह का इस्तेमाल लाजमी करें। अब किसी भी किस्म का अचार ले सकते हैं, जो हमारे इधर देसी रवायती अचार है वो ले सकते हैं। ये जो आपके पिकल्स वगैरह होते हैं ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सिरके का अचार है, किमची वगैरह है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अचार हमारी मैदे की तेजाबियत को हेल्प आउट करता है, जिसकी वजह से खुराक के अंदर एक तो बैक्टीरियाज वगैरह मर जाते हैं, दूसरा प्री प्रोबायोटिक्स का ये बड़ा अच्छा सोर्स है। इसलिए आपकी तेजाबियत मैदे की ठीक होगी, कब्ज का मसला आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ रहेगा। दूसरे नंबर पे अल्लाह पाक ने हमें इख्तियार दिया हुआ है कंट्रोल का। ज्यादातर देखा ही जाता है कि लोगों को जब भी अर्जेंसी फील होती है, ऐसा महसूस होता है कि यार अब पखाना आ चुका है, अब हमें जाके पखाने को निकालना चाहिए, तो लोग किसी मजबूरी की वजह से, यानी कि अक्सर मीटिंग में बैठे हैं जी बाद में चले जाएंगे, या अभी तो ड्राइव कर रहे हैं रात को चले जाएंगे, या अभी इधर मैं दावत में बैठा हूँ, लोग क्या सोचेंगे, अच्छा नहीं लगेगा सबके सामने मैं जाऊंगा तो बाद में चले जाऊंगा। ये जो डिले करना है, क्योंकि हमारे इख्तियार में हम रोक सकते हैं, हम ये डिले करते हैं, तो वो जो आपका स्टूल है बड़ी आंच में पड़ा रहता है, उसके अंदर से नमकियात और पानी मजीद जैसे पहुंचता है वो और हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट टाइम इसे पास करने में दुश्वारी फील होती है और कब्ज का मसला बन जाता है। तो कोशिश करें जब जिस जगह आपको फील हो, कोशिश करें एक्सक्यूज करके आप वॉशरूम जाए, स्टूल पास करें, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। ये टॉक्सिन आपके जिस्म से निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं निकलने देंगे तो आप बीमारियों में मुब्तला होंगे, चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क आपके लिए बहुत ज्यादा रहेगा। जो तीसरी टिप है वो ये है कि आपने अपने सर्केडियन रिदम को ठीक करना है। सर्केडियन रिदम क्या होता है? जिस तरह एक बाहर घड़ी लगी हुई है, उस घड़ी की अपनी टाइमिंग सेट है। हमारे सेल के अंदर, जिस्म के अंदर जो खुली है, खुलियों की भी ये घड़ी होती है, ये भी उस घड़ी के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। ये कुदरत ने फिट की हुई है। अब जब भी दिन का टाइम होता है, रोशनी का टाइम होता है, हमारा जिस्म एक कैटाबोलिक स्टेट में होता है। इस स्टेट के अंदर वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो भी खुराक होती है उसको वो कन्वर्ट करके एनर्जी में बना देता है। कैटाबोलिक स्टेट में होता है जिस्म। जो हमारा शाम का टाइम होता है वो एनाबोलिक स्टेट होती है। उसके अंदर हमारा जिस्म रेस्ट, रिकवरी, डाइजेशन, इस तरह के प्रोसेस को करता है। रेस्ट कर रहा है, रिकवरी हो रही है, जिस्म रिपेयरिंग का प्रोसेस चल रहा होता है। होता ये है कि हमारे सोने उठने की रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से, लेट सोना लेट उठना, इसकी वजह से हमारा जिस्म एक खास स्टेट में फंस जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका जिस्म एक कैटाबोलिक स्टेट में फंसा हुआ है, जो कि ज्यादातर कब्ज के मरीजों में होता ये है कि जो भी आप पानी पीते हैं, ये पानी हमारे बाउल की मूवमेंट को सुधर करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, यानी कि उसको बाउल को नरम कर देता है। लेकिन अगर आप इस कैटाबोलिक स्टेट में हैं, आप जितना भी पानी पिएंगे, जिस्म उस पानी को बजाय कि आपके बाउल को नरम करने के लिए भेजे, वो इस पानी को आपके मसाले वाली तरफ भेज देगा, गुर्दे उसे फिल्टर करके पेशाब से बाहर निकाल देंगे। तो अगर कोई कब्ज का मरीज है, इस स्टेट में फंसा है, जितना मर्जी पानी आप पी लें ये सोच के कि इससे आपका स्टूल नरमी से पास होगा, ऐसा नहीं होगा। वो पेशाब के जरिए सारा पानी निकल जाएगा। तो इस स्टेट से निकलना कैसे? आपने अपने जिस्म के जो अंदर घड़ी है, सेल्स की घड़ी को किस तरह से रीसेट करना है, उसका तरीकाकार ये है। सबसे पहले तो आपने 2 दफा दिन में खाना खाना है, एक नाश्ता, एक रात का खाना। दोपहर में कुछ नहीं खाना। जो नाश्ता है वो दिन के टाइम होगा, यानी कि जो कैटाबोलिक स्टेट है, दिन जब हम सुबह उठते हैं, रोशनी की मौजूदगी में जितना खा लें उतना बेहतर है। फजर के पास पास जितना आप नाश्ता करें उतना बेहतर है। और जो शाम का खाना है वो आपने कोशिश करना है कि मगरिब से पहले पहले खा लें, रोशनी के अंदर अंदर ही आपने खाना खाना, उसके बाद आपने खाना नहीं खाना। इसके बाद आपने सोना रात को जल्दी है, और कोशिश करें दिन में जल्दी उठे। और जिन लोगों का ये मसला है उन्होंने कोशिश करना है कि फजर के बाद हरगिज नहीं सोना। सोना सिर्फ रात में है, फजर के टाइम आप उठ गए हैं, उसके बाद आपने हरगिज नहीं सोना, कोई नैप नहीं लेनी। उसका फायदा ये रहेगा कि आपका एक तो जिस्म के अंदर की सेल की घड़ी आपकी रीसेट होगी। और सबसे जरूरी चीज ये है, फजर से इशराक के टाइम जो ताजा ताजा सूरज निकलता है, उसकी रोशनी को आपके जिस्म के ऊपर पड़ना बड़ा जरूरी है। ये जो स्टार्टिंग की रोशनी होती है, इसके अंदर आपके जिस्म के अंदर सेल्स के अंदर नेचुरल मेलाटोनिन एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, सेल के अंदर इंड्यूस होता है। उसकी वजह से आपके सर्केडियन रिदम बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सादी सी टिप्स है कि आपने रात जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, खाना दिन में 2 दफा खाना है, उसके बाद रात का खाना आपने मगरिब से पहले पहले खा लेना, और सुबह उठते साथ ही फजर के टाइम उठना, और फजर के बाद आपने सोना नहीं है, और फजर के बाद आपने सूरज की रोशनी लाजमी लेनी है, ताकि आपके अंदर की घड़ी सेट हो सके, आप इस कैटाबोलिक स्टेट से निकल सके और आपका कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो सके। चौथी टिप ये है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करनी है। ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लगातार बैठना, ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इसको मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं कि सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग। जो सिगरेट के साइड इफेक्ट्स होते हैं उतने साइड इफेक्ट्स हैं आपको अगर आप लगातार बैठते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि अपने आप को हरकत में रखना है, थोड़ा थोड़ा चलें फिरें लाजमी, फजर के टाइम सुबह उठ के वॉक लाजमी करें, रात सोने से पहले वॉक लाजमी करें, या कोई भी जिम ज्वाइन कर लें, फिजिकल एक्टिविटी, पसीना लाजमी निकालें। इसका फायदा ये होगा कि हमारे जब हम एक्टिविटी करते हैं, हमारे अंदर के टिश्यूज में हरकत होती है, और जो आपका बाउल है, जो आपने हजम शुदा खुराक है, उसका पास होना, उसका निकलना आसान हो जाता है। तो इसलिए वर्जिश बड़ा ही मेजर रोल प्ले करती है आपकी कब्ज को ठीक करने में। पांचवी टिप ये है कि आपका पोस्चर भी ये डिटरमिन करता है कि आपकी कॉन्स्टिपेशन होगी कि नहीं होगी। तो पोस्चर को बेहतर किस तरह बनाएं? आपका बाथरूम में बैठने का पोस्चर क्या होना चाहिए?
उसके लिए अभी वॉशरूम में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि बैठने का पोस्चर आपने किस तरह का रखना है। बाथरूम में अगर तो आप नीचे वाली सीट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बैठने के दो पोस्चर हो सकते हैं, दो तरीकेकार हो सकते हैं। सबसे पहला तरीकाकार तो ये है कि आपने, चूंकि हमारी लेफ्ट साइड जो है ये डिसेंडिंग कॉलम होता है, इसके ऊपर प्रेशर बना के रखना है। उसका तरीकाकार ये है कि आप अपने हाथ को इधर रख के इस पोजीशन में प्रेशर बना के रख सकते हैं। तो ये हाथ चाहे आप चेहरे पे रख लें, ऐसे रहने दें। इसके प्रेशर से आपको स्टूल पास करना आसान रहेगा। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप हाथ इस तरह रख सकते हैं चेहरे पे और अपना ये वाली एड़ी उठा सकते हैं। इस एड़ी को उठाने से भी आपके डिसेंडिंग कॉलम के ऊपर प्रेशर देगा और आपको स्टूल पास करना आसान रहेगा। और मोबाइल नहीं आपने बाथरूम में इस्तेमाल करना, आपने माइंडफुल होके बैठना है, यानी कि आप थोड़ी देर के लिए बैठे हैं लेकिन मोबाइल ना इस्तेमाल करें। लोगों को पता नहीं होता, आधा आधा घंटा तक बैठ मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ये आपके लिए बहुत नुकसान भी हो सकता है। अब आप अगर कमोड इस्तेमाल करते हैं तो उसका तरीकाकार ये है, लोग इस तरह सादी पोजीशन में कमोड पे बैठते हैं या आगे झुके बैठते हैं, ये दोनों नुकसान दे। तरीकाकार ये है कि आपने क्या करना है, एक अपनी थोड़ा सा आपने कोई स्टूल नुमा कोई चीज जिससे आप घुटने ऊपर रह सके, इस पोजीशन पे आपने बैठना है। अब इसका फायदा ये होगा, जहन में आपने रखना है कि आपका हिप से घुटने ऊंचे होंगे तो ये नेचुरल स्क्वाटिंग पोजीशन है, आपके लिए आसान रहेगा स्टूल पास करना। अगर तो आपका हिप ऊपर रहेगा घुटनों से तो आपके लिए स्टूल पास करना प्रॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर के कोलन और रेक्टम की अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है इससे। तरीकाकार ये है कि आपने कोई स्टूल रखना है, इसके ऊपर इस पोजीशन में बैठना है और अब आप अपने हाथ इस तरह रख सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड ये है। इसके अंदर भी आप सेम नीचे बैठने वाला फिनोमेना ऐड कर सकते हैं कि अपने लेफ्ट साइड के ऊपर प्रेशर रखें। इस पोजीशन में अपने लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप प्रेशर रखेंगे तो आपके लिए स्टूल पास करना इजी होगा। पोस्चर ठीक करने के साथ साथ जो छठी टिप है वो ये है कि आपने अपनी खुराक के अंदर फाइबर को ऐड करना है। फाइबर नेचुरल सोर्स से अगर आप फाइबर लेंगे वो आपके लिए बेहतर है। लोग आर्टिफिशियल फाइबर लेते हैं, सिरप मिल जाते हैं, इस तरह की चीजें जो दवाइयों वाली साइड पे फाइबर लेने की कोशिश करते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह है। आपने नेचुरल फाइबर लेने। नेचुरल फाइबर कहाँ से मिलेंगे आपको? सब्जियों से मिलेंगे, फलों से मिलेंगे। कोशिश करें, मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ कि जब भी खाना खाएं, एक प्लेट खाने की हो, एक प्लेट सलाद की हो, कोई भी सब्जी जो आपको पसंद है। आपने पहले सलाद खा लेना है, फिर खाना खा लेना है। ये फाइबर आपकी खुराक को हजम करने में बहुत फायदा देता है। इसके अलावा आप दिन में एक दफा फल भी खा सकते हैं। आप एक प्लेट कोई भी फल ले लें, जरूरी नहीं है कि आपने महंगे वाले फल लेने हैं। अमरूद ले सकते हैं, कोई भी एक सिंगल फल भी आप ले सकते हैं। ये फलों का हमारी खुराक के अंदर आना हमारे जिस्म के अंदर बाउल मूवमेंट को भी बहुत फायदा देता है। इस सब के साथ साथ चूंकि ये 6 टिप्स आपकी लाइफस्टाइल पे मबनी है, आपको अपना लाइफस्टाइल तो चेंज करना ही पड़ेगा, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज करते साथ साथ फौरी तौर पर इसका इफेक्ट नहीं आएगा। अगर तो आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो कोशिश करें ये सारी टिप्स तो फॉलो करें, लेकिन साथ साथ जो आपके जिस्म के अंदर अभी फुजला मौजूद है उसका फौरी तौर पे निकलना जरूरी है। वो निकलेगा तो फिर आप फर्दर अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर रखेंगे तो बेहतरी रहेगी। तो उसको निकालने के लिए लोग ये कोशिश करते हैं कि लैक्सेटिव इस्तेमाल करते हैं। लैक्सेटिव की पखाना आवर जितनी भी दवाइयां होती है, कोशिश करें कि ये एलोपैथिक मेडिसिन ना लें, आप हर्बल मेडिसिन की तरफ रिजू करें। हर्बल मेडिसिन के एक तो साइड इफेक्ट्स कोई नहीं होते और बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट्स होते हैं, अगर होते भी है तो आप कोशिश करें किसी भी हर्बल स्टोर से कोई भी आप ये आपके स्टूल पास करने के लिए, कब्ज के लिए मेडिसिन लें। वो कुछ ड्रॉप्स दे देंगे या कुछ गोलियां होंगी चूसने वाली, वो आप लेंगे, उससे आपका स्टूल पास हो जाएगा। एक दफा जब स्टूल पास हो जाए, टॉक्सिन जिस्म से निकल जाए, उसके बाद आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएंगे ताकि दोबारा इस बीमारी से आपकी जान छूटे। क्योंकि कब्ज को आपने हल्के नहीं लेना, ये बीमारियों की शुरुआत है। शुरुआत में ही इससे जान छुड़वा लेंगे, अल्लाह फजल रखेगा, आपको इस तरह के मसलों से जान छूट जाएगी आपकी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और आप इन टिप्स को अपने रूटीन में जारी रखें ताकि आपका इस तरह की बीमारी से जान छूटे। और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसको ये मसला, उस तक लाजमी शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर करें, क्योंकि हर फैमिली के अंदर कोई ना कोई शख्स इस मसले का शिकार है।